ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम मैं हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि यार क्यों ना एक बेसिक फॉरेक्स की एक सीरीज निकाली जाए, ठीक है ना, जिसमें हम आपको एटलीस्ट बेसिक्स बता पाएं कि व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट। क्योंकि हमारा जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का जो कोर्स चलता है उसके अंदर हम आपको बेसिक्स में भी एडवांस लेवल होता है। एक होता है बेसिक्स फॉरेक्स मार्केट जो आज हम यूट्यूब के माध्यम से आपको बताएंगे, लेकिन इस बेसिक्स के अंदर भी कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम यूट्यूब पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो हमारे बेसिक्स कोर्स के अंदर और एडवांस कोर्स के अंदर हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल एक इन्फॉर्मेशन है, एक इतने आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कि फॉरेक्स मार्केट होता कैसे है, कैसे चलता है, क्या पिप्स होते हैं, कितना क्वांटिटी हम ले सकते हैं, किस ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करा सकते हैं, कैसे अकाउंट ओपन करा सकते हैं, रुपए को डॉलर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, लॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर एक बेसिक सीरीज के अंदर आपको मिलेगी। तो हे गाइस, माय नेम इज हेडी जे, आई एम फ्रॉम ट्रेड मुद्रा। तो टुडे वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग। आज हम लोग जानेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या और हम कैसे पैसा बना सकते हैं। तो ये एक सीरीज का पहला वीडियो दोस्तों, ऐसी सीरीज और आती रहेंगी। तो इसमें जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, छोटा वीडियो है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनेगा। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि फॉरेक्स मार्केट है क्या। तो दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फॉरेक्स मार्केट से पहले भी आपके कुछ और मार्केट्स भी हैं जो कि वर्ल्ड में बहुत फेमस हैं, जैसे कि इक्विटी मार्केट हो गया आपका, आपका कमोडिटीज मार्केट हो गया आपका। ठीक है, तो इक्विटी मार्केट क्या होता है, इसको हम शेयर बाजार भी बोलते हैं। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो हमारे पास दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएससी के अंदर अगर आप जाओगे तो आप जैसे मान के चलो रिलायंस का शेयर आपने खरीदा, रिलायंस का शेयर बेचा, टाटा मोटर्स का खरीदा, तो ये शेयर मार्केट हो गया। कमोडिटीज मार्केट में क्या होता है, आपका गोल्ड ट्रेड होता है, सिल्वर ट्रेड होता है, आपका लेड जिंक ट्रेड होता है, क्रूड ऑयल ट्रेड होता है, उनको हम कमोडिटीज मार्केट बोलते हैं। एक होता है आपका फॉरेक्स मार्केट। अब ये जो फॉरेक्स मार्केट होता है इसके अंदर करेंसीज ट्रेड होती हैं। अब जब वर्ड आता है करेंसीज, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपने कोई करेंसीज का नाम सुना है अब तक, तो आप क्या बोलोगे? यस सर, हमने डॉलर का नाम सुना है, हमने यूरो का नाम सुना है, हमने जापानीज येन का नाम सुना है, हमने यूरो का नाम सुना है। अलग अलग लोग अलग अलग करेंसीज का नाम बताएंगे यहाँ पे, मैं बोलूंगा बिल्कुल ठीक है। तो अब ये फॉरेक्स मार्केट में हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट में आपको समझना पड़ेगा कि दो तीन तरह के फॉरेक्स मार्केट होते हैं। मैं आपको उनके बारे में अभी बताता हूँ। सबसे पहले फॉरेक्स मार्केट के बारे में डेफिनेशन समझ लेते हैं कि फॉरेक्स मार्केट है क्या। तो यहाँ पे जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है कि फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट इज एन इंटरनेशनल डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट वेयर बाय वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर। अब पहले तो समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल मार्केट है, समझ में आ गया हमें सर। डिसेंट्रलाइज मार्केट है, डिसेंट्रलाइज का मतलब नहीं समझ में आया। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है दोस्तों जो एक जगह से ऑपरेट नहीं होती है। तो डिसेंट्रलाइज को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड, व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड। तो सेंट्रलाइज का मतलब है कि एक जगह से ऑपरेट होने वाली चीज। कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है जो एक जगह से ऑपरेट होते हैं? जैसे मैं इंडिया में अगर मैं बात करता हूँ तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी में अगर मैं बात करता हूँ इंडिया के अंदर ही, तो दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अमेरिका में बात करता हूँ तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। लंदन में बात करता हूँ तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज। तो ये एक ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे आप जाके ब्रोकर के काम को देख सकते हैं, एक्सचेंज के काम को देख सकते हैं कि भाई कितने ब्रोकर इनसे कनेक्टेड हैं, कौन बंदा किस कंट्री में बैठ के, किस सिटी में बैठ के, किस एरिया में बैठ के, किस गांव में बैठ के, किस शहर में बैठ के शेयर खरीद रहा है रिलायंस के, शेयर बेच रहा है टाटा मोटर्स के, कौन खरीद रहा है, किसके पास जा रहा है। तो सारी एक्टिविटी आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि क्या आप फॉरेक्स मार्केट के ऑफिस जाके देख सकते हो, तो आप बोलोगे कि जो ब्रोकर है उस ब्रोकर के ऑफिस तो हम जा सकते हैं जहां पे हम अपना अकाउंट ओपन कराएंगे, उसने तो अपना ऑफिस कहीं ना कहीं ओपन कर रखा है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट कहां से ऑपरेट होता है? हम जब करेंसीज खरीदते हैं तो करेंसीज किसके पास जाती है? बैंक के पास जाती है, किसी और के पास जाती है। हम पैसा जो जमा कराते हैं वो कहाँ जाता है? जब प्रॉफिट हम कमाते हैं तो पैसा कौन देता है? तो कैसे काम होता है? तो वो अगर आपको देखना है तो वो आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि डिसेंट्रलाइज मार्केट है। कौन सा मार्केट है? डिसेंट्रलाइज, यानी एक जगह से ऑपरेट नहीं होता। ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री, तीसरे कंट्री से चौथे कंट्री ऑपरेट होता है। और उसको हम 24 आवर्स मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 24 घंटे का चलने वाला मार्केट। ये मंडे टू फ्राइडे चलता है। कैसे चलता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये आपका फॉरेक्स मार्केट है। अब मान के चलो मैं ट्रेडिशनल फॉरेक्स मार्केट की बात करता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे दो तीन तरह के फॉरेक्स मार्केट हैं। तो पहले मैं बात करता हूं ऑफलाइन फॉरेक्स मार्केट के बारे में, इसके बारे में, ऑफलाइन फॉरेक्स मार्केट के बारे में। अब ऑफलाइन फॉरेक्स मार्केट क्या होता है?
सपोज मान के चलो आपको अमेरिका जाना है और अमेरिका जाना है आपको, और आपको अमेरिका में रुपए नहीं चलते, रुपीज नहीं चलते। हालांकि आजकल बहुत सारे वेंडिंग मशीन्स होती हैं, आपके पेमेंट गेटवेज होते हैं जहाँ पे आप रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, रुपी से पेमेंट कर सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन आज से कुछ साल पहले वहां पे रुपए एक्सेप्ट नहीं होते, और अभी भी बहुत सारी जगह रुपए एक्सेप्ट नहीं होते। तो वहां पे आपको क्या चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, सॉरी, जब आप जाते हैं वहां पे खर्चा करने के लिए आपको क्या चाहिए, डॉलर चाहिए आपको। अब डॉलर कैसे मिलेगा, आप मान के चलो मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं दिल्ली की मैं बात करता हूँ, मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गया और वहां पे एक्सचेंज काउंटर्स हैं अलग अलग। तो एक्सचेंज काउंटर पे मैं जाके जब मैंने उनसे बोला कि भाई मेरे को डॉलर चाहिए, तो बोलेगा सर $1 की कीमत आज के डेट में 81 रुपए है, 81 रुपीज है। तो यानी अगर मेरे को $1000 चाहिए मेरे को, तो मेरे को कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, यानी कितना पेमेंट उसको देना पड़ेगा, 81,000 रुपीज मेरे को देने पड़ेंगे। अगर मेरे को $10,000 चाहिए तो मेरे को उसी हिसाब से 8,10,000 के आसपास मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी। आप अमेरिका गए, घूम फिर कर आए, आपने $9,000 खर्च कर दिए, $1,000 आपके पास बच गए, वापस आप एयरपोर्ट पे गए। अब वो बोलेगा आपको सर मैं 80 रुपीज के हिसाब से आपको पेमेंट करूंगा, 80,000 रुपीज। आप बोलोगे यार जब मैंने लिया था तब आपने 81,000 मेरे से चार्ज किया था, अब आप 80,000 मेरे को वापस कर रहे हो। तो बोलता है सर ये जो 1,000 रुपीज है ये हमारा कमीशन है, ये हमारा कमीशन है, हम भी तो कुछ कमाएंगे, ये हमारा कमीशन है। तो ये बेसिकली $200 कन्वर्जन चार्जेस हैं, इनसे मतलब घबराना नहीं है आपको। तो ये ऑफलाइन मार्केट है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि जैसे शेयर बाजार में हम लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग रिलायंस का शेयर खरीदा, टाटा मोटर शेयर का शेयर खरीदा, हमने खरीदा बेचा प्रॉफिट बनाया। तो क्या हम करेंसीज को भी खरीद के और बेच सकते हैं, क्या हम करेंसीज में भी पैसा बना सकते हैं, क्या हम डॉलर को खरीद के सेल कर सकते हैं, क्या क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है कि हम डॉलर को खरीद के बेच सकते हैं, यूरो को खरीद के बेच सकते हैं, येन को खरीद के बेच सकते हैं? बिल्कुल ऐसा मार्केट है जहाँ पे आप पैसा खरीद सकते हो, जब डॉलर आपको लगता है कि सस्ता है और महंगा हुआ तो सेल कर सकते हो आप, उसको बोलते हैं ऑनलाइन फॉरेक्स मार्केट। तो उसके बारे में भी हम आज थोड़ा बहुत इस सीरीज के अंदर समझेंगे, मे बी आज नहीं समझेंगे लेकिन इस सीरीज के अंदर समझेंगे हम लोग। अब जिस मार्केट के अंदर आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, उस मार्केट के अंदर मेजर प्लेयर्स कौन कौन से हैं ये समझना बहुत जरूरी है कि किन किन लोगों के साथ आपको डील करनी पड़ सकती है, किन किन लोगों की वजह से फॉरेक्स मार्केट में भूचाल आता है या मूवमेंट आती है, लिक्विडिटी आती है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो मार्केट को चला सकते हैं या जिनके बगैर मार्केट नहीं चल सकता, ठीक है। तो सबसे पहला प्लेयर है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन हो गया, बिगर फाइनेंशियल, देखो सेंट्रल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभालता है। जैसे इंडिया की अगर मैं सेंट्रल बैंक की बात करता हूं तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है आपका आरबीआई। इंडिया का अगर कोई सेंट्रल बैंक है तो वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब आपका डीमोनेटाइजेशन हुआ था, इन्होंने नोटबंदी कर दी थी, इन्होंने नोट्स बंद कर दिए थे पुराने वाले, तो क्या हुआ, देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी। लेकिन कुछ महीनों बाद इन्होंने ही अर्थव्यवस्था को संभाला, क्योंकि इन्होंने ही नए नोट्स लाके दिए लोगों को, इन्होंने ही नए नोट्स अवेलेबल कराए। तो ये जो है अर्थव्यवस्था आपकी संभालने में बड़ी मदद करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में बड़ी मदद करता है। तो ये सब फैक्टर जब हम फंडामेंटल क्लास में आएंगे तब सीखेंगे। लेकिन अभी आप समझो कि आरबीआई एक ऐसा मेजर प्लेयर है जिसके कारण, मतलब इंडिया के कारण मैं बता रहा हूँ, इंडिया में आरबीआई, लेकिन अमेरिका की अगर मैं बात करता हूँ यूएस में कौन है, फेडरल रिजर्व, फेडरल रिजर्व, इसका शॉर्ट फॉर्म भी है आपका। हम लोग अगर बहुत सारे फॉरेक्स ट्रेडर से अगर आप मिलोगे जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, वो हमेशा फेड की बात करते हुए नजर आएंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म है फेड। ऐसे ही जापान का है बैंक ऑफ जापान, ठीक है, यूके का है बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोप का है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो ये हर कंट्री का अपना अपना एक सेंट्रल बैंक होते हैं जो वहां की अर्थव्यवस्था को संभालते हैं, वहां के पैसे के फ्लो को संभालते हैं, पैसे के इन एंड आउट को संभालते हैं। तो ये मेजर प्लेयर्स हैं आपके फॉरेक्स मार्केट के अंदर। दूसरा प्लेयर कौन हो गया, कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में कौन हो गए, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब कॉर्पोरेट हो गए। ये लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मारुति है, मारुति को अपने पार्ट्स मंगाने हैं जापान से, ठीक है। मारुति यहाँ पे असेंबल करता है, मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वो अपने सारे पार्ट्स मान के चलो जापान से मंगाता है। अब उन्होंने जापानीज का कोई मैन्युफैक्चरर है, जापान में कोई मैन्युफैक्चरर है उसके कार पार्ट्स का, तो उसको अगर ऑर्डर देना हो तो क्या करेगा, उसने सपोज 1 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया जापानीज मैन्युफैक्चरर को, तो उसको किस में पेमेंट करनी है, येन के अंदर पेमेंट करनी है। अब येन तो है नहीं हमारे पास, तो इंडियन रुपी है, क्योंकि मारुति इंडियन कंपनी है। तो मारुति वाला जाएगा आरबीआई के पास, कहेगा कि भाई मेरे को येन चाहिए 1 करोड़ रुपए के अगेंस्ट में। वो कहेगा क्यों चाहिए आपको, तो आरबीआई वो बताएगा कि भाई मेरे को पार्ट्स लेने हैं जापान से और उसको पेमेंट चाहिए येन के अंदर, उसकी लोकल करेंसी के अंदर, क्योंकि रुपए अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो रुपए उसके किसी काम के नहीं है। तो आरबीआई पूरी छानबीन करेगा, पेपर वर्क देखेगा और उसका एक फॉरेक्स अकाउंट ओपन करेगा। अब ये जो फॉरेक्स अकाउंट होता है दोस्तों बहुत डिफरेंट होता है।
जो कॉर्पोरेट्स लोग यूज करते हैं जो बैंक्स में खुलता है। पहले तो आरबीआई में खुलता था, आजकल तो इंडसइंड बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, सभी फॉरेक्स अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके अंदर अभी क्या करेगा, 1 करोड़ उससे रुपए लेगा और उसके अगेंस्ट में जितने भी येन होंगे ट्रांसफर कर देगा, और मारुति क्या करेगा, उस येन को ट्रांसफर कर देगा जापानीज वेंडर के फॉरेक्स अकाउंट के अंदर। तो इस तरीके से जो कॉर्पोरेट्स होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। रिटेल ट्रेडर्स कौन हो गए? रिटेल ट्रेडर्स हो गए आप और मैं, आपके जैसे मेरे जैसे लोग जो करेंसी मूवमेंट से पैसा बनाते हैं, कि करेंसी आज मान के चलो 80 रुपए का डॉलर है, मैं आज परचेस करता हूँ, कल को 85 रुपए का हो गया, सेल कर दिया, तो 5 रुपए मैंने $1 पे कमा लिए। तो ऐसी मूवमेंट को पकड़ने के लिए रिटेल ट्रेडर्स काम में आते हैं, यदि मेरे और आपके जैसे लोग, और हम ही बाजार से कैसे पैसा बनाएंगे ये हम सिखाएंगे। तो हम लोग रिटेल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखेंगे, इंस्टीट्यूशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखेंगे मार्केट के अंदर। अब दूसरा, डेली टर्नओवर कितना है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। आप कहते हो कि सर मैं फॉरेक्स मार्केट में बिजनेस तो कर लें, लेकिन इसमें डेप्थ कितनी है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको उसकी गहराई को नापना बहुत जरूरी है, बायर सेलर्स को नापना बहुत जरूरी है। कि मैं अपना ऐसी जगह सपोज मान के चलो शॉप खोल के बैठ जाऊं जहां पे मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, जहां पे मेरे प्रोडक्ट को खरीदने वाले कोई लोग नहीं है, तो ऐसे बिजनेस करने का क्या फायदा, ये मैं अपने प्रोडक्ट को बेच ना पाऊं। तो यहाँ पे आप समझो कि ये डेली टर्नओवर जो है बहुत बड़ा है, $6.6 ट्रिलियन का टर्नओवर होता है, जो वर्ल्ड के किसी भी बड़े स्टॉक एक्सचेंज से ज्यादा है। अगर मैं इंडिया और न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का टर्नओवर मिला दूं तो भी इतना बड़ा टर्नओवर नहीं होता जितना केवल फॉरेक्स मार्केट अकेला करता है। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि 24 घंटे का मार्केट है ये सिडनी से स्टार्ट होता है, सिडनी से स्टार्ट होता है यानी ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट होता है, पूरा एशिया मार्केट कवर करता है, सिडनी, टोक्यो, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया। एशिया के बाद यूरोपियन मार्केट और फिर न्यूयॉर्क मार्केट। तो ये कुछ इस तरीके से चलता है। 4 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं दोस्तों इसके अंदर मेजरली। सबसे पहले होता है आपका एशियन सेशन, पूरा एशिया मार्केट कवर करता है। फिर आपका यूरोपियन सेशन यानी लंदन सेशन भी बोलते हैं हम इसको, और एंड में होता है आपका न्यूयॉर्क सेशन। इन दोनों के बीच में एक होता है ओवरलैपिंग सेशन। ये जैसे मैंने आपको बताया कि हम एडवांस चीजें भी बताते हैं बेसिक्स के अंदर, कुछ बेसिक एडवांस बोलते हैं इसको हम। तो ये क्या होता है, यूरोपियन मार्केट आपका एंड हो रहा होता है, यूरोपियन मार्केट आपका एंड हो रहा होता है और न्यूयॉर्क मार्केट आपका स्टार्ट हो रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सेशन। तो 4 सेशंस होते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, आप कहोगे सर इसमें हमारा बेनिफिट क्या है। सर अगर आप मान के चलो 9 to 5 जॉब करते हो, तो अगर आप हमारे एडवांस कोर्स के अंदर जब आप एनरोल करेंगे तो मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि सुबह 5 बजे उठकर अगर आप 3 घंटे फॉरेक्स मार्केट को दे दें, तो 5 बजे हम जॉगिंग के लिए भी उठते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए भी नॉर्मली उठते ही हैं, या अगर हमें 6-7 बजे 8 बजे मतलब पहुंचना, ऑफिस से 9 बजे पहुंचना है, तो भी हम 5 बजे उठते हैं। तो 5 से 8 सिर्फ आपको मोबाइल चाहिए, और 5 से 8 उसमें इंटरनेट चाहिए, और 5 बजे उठ के अगर आप 3 घंटे फॉरेक्स मार्केट को दे देते हैं, तो 3 घंटे में आप पर डे $100 कैसे बनाओगे वो मैं बता दूंगा। अगर आपके पास मान के चलो दोपहर में टाइमिंग है, दोपहर में आपके पास 11:30-12 से लेकर दिन में 2-3 बजे तक का टाइमिंग है, तो आप $100 कैसे बनाओगे वो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा। अगर आपको शाम को 6 बजे से लेकर आपको 10 बजे तक का टाइमिंग है, तो आप अपने $100 पर डे कैसे बनाओगे वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये 24 आवर्स का मार्केट इस तरीके से हमें काम दे सकता है कि जिस भी टाइम जोन में हम अवेलेबल हैं, उस टाइम जोन में कौन से करेंसी पेयर सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं, किस करेंसी में सबसे ज्यादा मूवमेंट आती है, कैसे हम उसमें पैसा बना सकते हैं, वो स्ट्रेटेजीज मैं आपको इसके अंदर सिखाऊंगा। दूसरी बात दोस्तों, ये संडे को रात को 3:30 बजे मार्केट ओपन होता है, इंडियन टाइमिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। यानी संडे को रात को 3:30 बजे का मतलब है कि मंडे मॉर्निंग 3:30 बजे, क्योंकि रात को 12 बजे नया दिन हो जाता है हम लोगों के लिए, तो मंडे मॉर्निंग 3:30 बजे ओपन होता है, ठीक है। और फ्राइडे को न्यूयॉर्क के अंदर रात को 2:30 बजे के आसपास ये बंद हो जाता है, यानी सैटरडे मॉर्निंग 2:30 बजे बंद हो जाता है। तो ये अलग अलग कंट्री से घूमता हुआ चलता है। बाकी इसमें और सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको नेक्स्ट सीरीज के अंदर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो कहीं ज्यादा लंबा ना हो जाए, आप बोर ना होने लगो, तो उसको यहीं स्टॉप करते हैं। इसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और जो लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है और चाहते हैं कि हम और भी एडवांस सीखें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।